वैसे ही भूख तो लग जा रही। वही तुम्हारे दूसरे लेक्चर के बाद खा लूंगी। 3:30 तक चला है ना। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। देखो मैं खा रही हूँ। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून नितिन। इतने ही बच्चे आएंगे क्या? 2 ही लोग आए हुए हैं, एक सौमित्र और है। ऐसे इग्नोर चलिए पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो मॉड्यूल नंबर 3 के अंदर हम लोगों ने जो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है पार्ट, वो था फेज रूल। ठीक है, जब हम लोग सेशनल देने के लिए गए थे फर्स्ट सेशनल, उससे पहले हम लोगों ने फेज रूल कंप्लीट कर लिया था मॉड्यूल नंबर 3 यानी यूनिट नंबर 3 में। और फर्स्ट जो पार्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास में कंप्लीट कर लिया है। आपका कोरोजन जो चैप्टर है, ये चैप्टर केवल रह गया है। तो जैसे मैं कल भी आपसे डिस्कस कर रहा था कि मॉड्यूल नंबर 3 के अंदर 3 चैप्टर हैं। 3 चैप्टर से एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं एक मॉड्यूल से, वो 30 मार्क्स के आते हैं, जिनमें से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपको हर मॉड्यूल से अटेम्प्ट करने ही होते हैं।
अब कोरोजन जो चैप्टर है, इस चैप्टर में से केवल एक ही क्वेश्चन बनता है 10 मार्क्स का, वो है इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन। फेज रूल में से भी एक ही क्वेश्चन बनता है, वो है फेज रूल फॉर वाटर सिस्टम। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 3 क्वेश्चंस ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक तो है थर्मोडायनेमिक फंक्शंस का न्यूमेरिकल, और दूसरा जो क्वेश्चन है वो है लेड एसिड बैटरी की चार्जिंग डिस्चार्जिंग की रिएक्शन। ठीक है, तो एक तरह से देखा जाए तो ये मॉड्यूल नंबर 3, जितना हम लोगों ने मॉड्यूल नंबर 4 फ्यूल एंड वाटर को पढ़ा, इतने सारे टॉपिक्स को पढ़े, तब जाके 30 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पा रहे थे। लेकिन इन मॉड्यूल को देखें, मॉड्यूल नंबर 3 को अगर देखें, तो आपको बेसिकली 4 या 5 ही क्वेश्चन अच्छे से तैयार करने हैं। ज्यादा से ज्यादा आप नोटिफिकेशन और एक्स्ट्रा तैयार कर लेंगे, तो 5 क्वेश्चंस आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे तो आपका ये पार्ट अटेम्प्ट हो जाएगा, और 30 में से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर देंगे। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि जब मुझे एग्जाम में लिखना तो 20 मार्क्स का ही है, तो मैं 30 मार्क्स के लिए तीनों चैप्टर को क्यों तैयार करूं? तो उसका आंसर मेरे पास ये है कि कई बार ऐसे होता है, फॉर एग्जाम्पल आप कोरोजन और फेज रूल अच्छे से तैयार करके चले गए, लेकिन आपके जो एग्जाम में मान लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ए और बी दोनों इसी मॉड्यूल से हैं। ठीक है, 5 के ए में दे दिया कोरोजन, बी में दे दिया फेज रूल, तो अब उनमें से आप अटेम्प्ट तो केवल एक ही कर पाओगे ना। तो आते हुए आपको 20 नंबर का, आते हुए आप 20 नंबर का लिख नहीं सकते हो, क्योंकि आपको अटेम्प्ट केवल एक ही पार्ट करना है। और सेकंड का जो थर्ड पार्ट या सेकंड का सी जो इस मॉड्यूल से रिलेटेड है, मान लीजिए वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, ठीक है, तो वो भी तो आपको अटेम्प्ट करना है। तो आपको तैयार तो पूरा करना होगा अगर आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो मेरा केवल मोटिव ये है कि मॉड्यूल नंबर 3 पास होने के लिए या अच्छे मार्क्स लेने के लिए, इसके अंदर क्योंकि क्वेश्चंस बिल्कुल फिक्स हैं, आप ये मान के चल सकते हैं कि जैसे पेपर ही हमने बना के बता दिया है आपको कई क्वेश्चन आएंगे, और ये सेमेस्टर एग्जाम में भी ऐसे ही मिलते हैं। ठीक है, गुड आफ्टरनून चिराग। चलिए, तो कोरोजन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो कोरोजन होता क्या है? कोरोजन है डिके ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स सरफेस। ठीक है, कोरोजन है ग्रेजुअल डिके ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स सरफेस ड्यू टू अनवांटेड अटैक बाय इट्स एनवायरमेंट। इसके एनवायरमेंट से अनवांटेड अटैक की वजह से जो मेटल का सरफेस डिके होना शुरू हो जाता है, डेट्रियोट होना शुरू हो जाता है, तो उसे हम कोरोजन कहते हैं। ठीक है, तो कोरोजन का मतलब आप लोग समझ ही पा रहे होंगे, जंग लगने को कोरोजन बोलते हैं, जो मेटल डिके होता है उसे हम कोरोजन बोलते हैं। अब एक टर्म है रस्टिंग। ठीक है, रस्टिंग और कोरोजन में कई बार एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था डिफरेंस 2 मार्क्स में, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रस्टिंग एंड कोरोजन। तो कोरोजन जो है दैट इज डिके ऑफ एनी मेटल, किसी भी मेटल का जब डिके होगा, डेट्रियोशन होगा, तो उसे हम कोरोजन बोलते हैं। लेकिन अगर वही कोरोजन आयरन का हो, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि हम लोग आयरन एज में रह रहे हैं, तो ज्यादातर चीजें हमें आयरन की बनी हुई दिखाई दे रही हैं, तो आयरन का कोरोजन होते हुए भी हमें सबसे ज्यादा दिखाई देता है। बाकी मेटल्स का भी कोरोजन होता है, लेकिन आयरन का कोरोजन हमें सबसे ज्यादा होते हुए दिखाई देता है, इसलिए कोरोजन ऑफ आयरन को हम रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, एक अलग से टर्म दे दिया रस्टिंग, जो कोरोजन ऑफ आयरन के लिए। तो 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन है उसको आप आंसर कर पाएंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कोरोजन एंड रस्टिंग। अब देखिए, एग्जाम में केवल एक सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन था कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन। तो 5 मार्क्स में फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन पूछे गए थे। तो कोरोजन को अफेक्ट करने के लिए जो फैक्टर्स हैं उनको हमने 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। पहला तो है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मेटल, ठीक है, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एनवायरमेंट। तो हमें इन्हें 1 बाय 1 स्टडी करना है। तो नेचर ऑफ मेटल के बेसिस पे पोजीशन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम देखेंगे, प्योरिटी ऑफ मेटल को देखेंगे, रिलेटिव एरिया ऑफ एनोड एंड कैथोड को देखेंगे। ठीक है, नेचर ऑफ एनवायरमेंट के बेसिस पे जब हम देखेंगे तो टेम्परेचर देखेंगे, टेम्परेचर का इफेक्ट एनवायरमेंट में, ह्यूमिडिटी का और पीएच वैल्यू का इफेक्ट हम देखेंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मेटल। तो नेचर ऑफ मेटल के बेसिस पे पोजीशन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम देख पा रहे हैं, ईएमएफ सीरीज। तो इस ईएमएफ सीरीज में हाइड्रोजन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है,
अब अगर मैं इस ईएमएफ सीरीज को और ऊपर की तरफ लेके जाता तो सबसे ऊपर यहाँ पे लिथियम दिखता है, ठीक है। तो ये पूरी ईएमएफ सीरीज हमें चाहिए भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे आपको ईएमएफ सीरीज का एक डेटा दे दिया है। तो आप लोग खुद एनालाइज करके बता पाएंगे, ठीक है। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग मुझे खुद एनालाइज करके बता पाएंगे कि कौन से मेटल ऐसे हैं जिनका कोरोजन ज्यादा होगा, यहाँ नीचे वाले या ये ऊपर वाले, ठीक है। मैं इन्हें ए और बी लिख देता हूँ। नीचे वाला, नीचे वाले मेटल का कोरोजन ज्यादा होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। क्यों होगा? क्योंकि जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो, जाती है। हाँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिनका नेगेटिव है तो उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है। एक्चुअल में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। तो जिन मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव वैल्यू है तो उन्हें जब हम उनके सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर डाल के रखेंगे तो उनका रिडक्शन होगा। लेकिन ये जो नेगेटिव वाले हैं उनको जब हम सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं तो उनका ऑक्सीडेशन होता है। क्योंकि इनकी टेंडेंसी ज्यादा ऑक्सीडेशन की होती है तो इनका कोरोजन भी ज्यादा होता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे मेटल जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन का, क्योंकि जीरो है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जीरो है, तो जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस हाइड्रोजन से कम है, ठीक है। हाइड्रोजन से कम वाले मतलब जीरो से कम नेगेटिव हो जाएगा, उनके अंदर ज्यादा टेंडेंसी होगी कोरोजन की। तो मेटल्स बिलो हाइड्रोजन हैव मोर टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन, हेंस मोर कोरोजन अकर, ठीक है। और कोरोजन हम बोलते ही किसे हैं? देखिए, कोई भी मेटल है, फॉर एग्जांपल जिंक है, ठीक है। तो जब तक वो मेटल की फॉर्म में है तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन अगर इस जिंक के ऊपर एक चार्ज डेवलप हो जाए, फॉर एग्जांपल Zn पे +2 चार्ज आ जाए, तो जैसे ही इस मेटल के ऊपर चार्ज डेवलप हो जाएगा, ये जिंक जो है ये फिर हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये सॉल्ट में कन्वर्ट हो चुका है, इससे एक आयनिक सॉल्ट बन जाएगा। तो कोरोजन बोलते हैं किसी भी मेटल का ऑक्सीडेशन होना, क्योंकि Zn से Zn+2 आयन बनने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, ठीक है। तो इसे हम ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं। जिंक से Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन के बनने को ऑक्सीडेशन कहेंगे, और जिसमें भी ऑक्सीडेशन होगा उसमें कोरोजन होगा। तो ऐसे मेटल जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो से कम है उनका ऑक्सीडेशन होने के चांस ज्यादा होते हैं और कोरोजन भी ज्यादा होगा। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी ऑफ मेटल। देखिए, अगर कोई मेटल प्योर है, ठीक है, अगर उसके अंदर प्योरिटी है तो उसके कोरोजन होने के चांसेस कम होंगे। इम्प्योर मेटल हम लोग क्रिस्टल डिफेक्ट्स पढ़ के आए हैं पहले। इम्प्योर मेटल होगा अगर वहां पे पहले से ही कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो वो उसके आसपास वाले मेटल का डिके होने में इनिशिएट करेगी, क्योंकि अगर मान लीजिए वहां पे किसी और अदर चार्ज का मेटल आयन प्रेजेंट है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज वाला है या नेगेटिव चार्ज वहां पे जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से वो आने वाले इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा और उस कोरोजन का, उस मेटल का कोरोजन जल्दी कराएगा। या हो सकता है किसी अदर एलिमेंट का एटम अगर वहां पे फंसा हुआ हो तो वहां पे खुद रिएक्टिविटी अपनी शो करना शुरू कर देगा। तो प्योर मेटल जो हैं दे आर मोर कोरोजन रेजिस्टेंट। तो जैसे जैसे इम्प्योरिटी बढ़ेगी ऐसे ऐसे कोरोजन भी बढ़ता हुआ चला जाता है, ठीक है। तो प्योरिटी ऑफ मेटल में लिखेंगे द प्योर मेटल इज मोर कोरोजन रेजिस्टेंट एंड rate of corrosion increase with the increase in impurity, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेटिव एरिया ऑफ एनोड एंड कैथोड, ठीक है। एनोड और कैथोड का अश्विनी, ये अभी जो स्लाइड है इनका सबका मैंने पीपीटी बना के डाला हुआ है आपके गूगल क्लासरूम पे, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। ये अगर कुछ ज्यादा लिखा हुआ है उस स्लाइड में तो आप लीजिए, अदरवाइज जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है। अब नेक्स्ट है रिलेटिव एरिया ऑफ एनोड एंड कैथोड। एनोड एंड कैथोड के एरिया के बेसिस पे हम कैसे बताएंगे कि इसका कोरोजन ज्यादा होगा या कम होगा, ठीक है। इसके लिए मैं वापस से आपसे पूछने की कोशिश करूंगा। देखिए, दो तरह के मेरे पास कैथोड और एनोड बनाने का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। एक में साइज छोटा है, एक का साइज बड़ा है। तो मैं यहाँ से दो तरह के कैथोड और एनोड का कॉम्बिनेशन यूज कर सकता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पे मैं एनोड ले रहा हूँ, राइट हैंड साइड पे कैथोड ले रहा हूँ। ये एनोड
और ये कैथोड। ठीक है, एक तो असेंबली मैंने ये यूज की है, दूसरी असेंबली है ये एनोड और ये कैथोड। ठीक है, यहाँ पे एनोड का साइज बड़ा है और यहाँ पे कैथोड का साइज छोटा है। तो अब मुझे क्या चाहिए, देखिए मुझे कोरोजन कम कराना है। ठीक है, कोरोजन को अगर मुझे कम कराना है तो मुझे इन दोनों में से कौन सी असेंबली यूज करनी होगी। ठीक है, मैं इसे X नाम दे देता हूं, इसे Y नाम दे देता हूं। आप लोग एनालाइज कीजिए और मुझे बताइए कि कौन सी असेंबली में कोरोजन होने के चांसेस कम होंगे। आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। X और Y में से कहां पे कोरोजन कम होगा, कहां पे एक्स में कोरोजन, सर। X में कोरोजन कम होगा और Y में कोरोजन ज्यादा होगा। यस सर। और कुछ बताइए अगर किसी का कोई और आइडिया है तो। तो रीजन क्या है सर एक्स में ज्यादा होगा? नहीं अभी बात करेंगे ना, अभी तो मैं पूछ रहा हूँ X में ज्यादा होगा या Y में ज्यादा होगा। मैंने तो अभी क्लियर किया ही नहीं है कि X में ज्यादा होगा। नितिन से पूछ। आपको लग रहा है Y में ज्यादा होगा? चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। देखिए X और Y के अब मैं थोड़ी देर के लिए नाम लिख देता हूं जिससे कि आप पहचान पाए। ये जिंक है, ये कॉपर है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने नाम लिख दिया है, कोई भी मेटल हो सकता है। ये जिंक और ये कॉपर, जिससे कि आप रिएक्शन थोड़ा हम लिख पाएंगे ना, इसलिए। अब मान लीजिए कि यहाँ पे जिंक मेटल का एनोड है। अब यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रही होगी, Zn से Zn+2 आयन बन रहे होंगे। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे होंगे। यहाँ पे Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu में कन्वर्ट हो रहा होगा। यही रिएक्शन हो रही होगी ना। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, एनोड का सरफेस एरिया कम है। ठीक है, एनोड का सरफेस एरिया कम है। आपको जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता है, माइनस में 0.76 वोल्ट। ठीक है, यहाँ का है प्लस में 0.34 वोल्ट। 3-4 वोल्ट। हाँ ठीक है, तो अब आपको इतना तो पता है कि अगर मैंने ये कनेक्शन नहीं किया होता तो Zn जो है वो Zn+2 बनाता, 2 इलेक्ट्रॉन निकलते और जब ये चार्ज इतना हो जाता तो ये रिएक्शन होनी बंद हो जाती, अगर ये कनेक्शन नहीं किया होता मैंने। ठीक है, Cu+2 जो है, अगर ये कनेक्शन नहीं हुआ होता तो सॉल्ट सॉल्यूशन से इतने Cu+2 आयन केवल यहाँ पे डिपॉजिट होते कि ये चार्ज डेवलप हो जाता और फिर ये भी रिएक्शन होनी बंद हो जाती। अब क्योंकि मैंने ये वायर कनेक्ट किया हुआ है, तो जैसे ही मैंने ये वायर कनेक्ट किया, इस पे प्लस में इतना चार्ज था, तो उसने क्या किया, इस चार्ज को थोड़ा कम कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इधर ले लेगा। तो जब इस चार्ज को कम कर देंगे तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होना फिर से शुरू हो जाएगी, इस चार्ज को प्रोड्यूस करने के लिए। अब क्योंकि यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच चुके हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन के पहुंचने से इस Cu का भी चार्ज प्लस में 0.34 से कम हो गया, तो ये रिएक्शन भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होनी शुरू हो गई। यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं है? ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे Zn जो है, Zn का सरफेस एरिया जो है इस एनोड का वो कम है। तो उस कम सरफेस एरिया की वजह से क्या होगा कि ये कम सॉल्ट के कांटेक्ट में है। ठीक है, लेकिन कॉपर जो है उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो वो ज्यादा सॉल्ट के कांटेक्ट में है। अब इस चार्ज को वापस से रिप्लेनिश करने के लिए कॉपर के पास ज्यादा ऑप्शन है, उसका सरफेस एरिया ज्यादा है तो वो ज्यादा जगह पे रिएक्शन कर पाएगा। ठीक है, और वो ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन की डिमांड करना शुरू कर देगा। जिंक से डिमांड करेगा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मुझे मिलने चाहिए। तो जिंक पे क्या होगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, जिंक पे और ज्यादा स्ट्रेस होगा और ये अपनी इस रिएक्शन को और फास्ट करना शुरू कर देगा। और ये फास्ट क्यों हो रही है, क्योंकि इस कॉपर के पास ज्यादा ऑप्शन है, ज्यादा सरफेस एरिया है, जिससे कि ये तेजी से इलेक्ट्रॉन की डिमांड कर सकता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इस X के अंदर जो कोरोजन है वो फास्ट रेट पे होना शुरू हो जाएगा। Zn से Zn+2 तेज होगा, कोरोजन तो एनोड का ही होगा, ये तो क्लियर है हम सबको।
ठीक है, लेकिन ये कोरोजन का रेट भी फास्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिमांड बढ़ गई है। अब अगर मैं यहाँ पे दूसरे असेंबली को देखूं तो इस असेंबली के अंदर एनोड का सरफेस एरिया ज्यादा है, कैथोड का सरफेस एरिया कम है। आप ध्यान से अगर देखें तो जितने भी बैटरी हम लोग यूज करते हैं, ड्राई सेल बैटरी अगर हम देखें तो उस ड्राई सेल बैटरी में जो बाहर का सेल होता है यानी पूरा जो कवरिंग होती है वो तो एनोड की बनी होती है, यानी वो नेगेटिवली चार्ज होती है, लेकिन कैथोड जो है वो बहुत छोटा सा रहता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो लोग? क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपस में कुछ कनेक्शन हो जाए और बैटरी जब तक किसी कंज्यूमर के पास यूज होने के लिए पहुंचे उससे पहले ही डिस्चार्ज ना हो जाए। ठीक है, वो डिस्चार्ज कैसे हो सकती है? मान लीजिए अगर दोनों का साइज सेम हो, ठीक है, तो उसमें भी क्या होगा, कैथोड जो है वो एक्चुअल में डिमांड रखता है, इलेक्ट्रॉन की डिमांड कैथोड पे ही रहती है। तो कैथोड का साइज अगर जितना ज्यादा बड़ा होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डिमांड होगी, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन जिंक से यहाँ पे पहुंचेंगे और इलेक्ट्रोलाइट बीच में ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कल आपने लेड एसिड बैटरी के अंदर देखा था, ऐसे ही सेम ऐसे ही होगा। लेकिन अभी हम फिलहाल केवल इतना समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमने कैथोड का साइज जो है सरफेस एरिया कम रखा तो कम आयन जो है वो यहाँ पे जाके जुड़ पाएंगे। ठीक है, और जो कंजप्शन है इलेक्ट्रॉन का, जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम होने वो यहाँ इस कॉपर के पास कम कंज्यूम होंगे, सर्किट के अंदर ज्यादा कंज्यूम होंगे। ठीक है, सर्किट के अंदर करंट जो है, इलेक्ट्रॉन की जगह पे मैं यहाँ करंट वर्ड यूज कर लेता हूं क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट ही आप लोग कंसिडर करते हैं करंट को। तो जो करंट है वो इस सर्किट के अंदर ज्यादा यूज होना चाहिए, बैटरी के इस कैथोड एनोड के अंदर कम यूज होना चाहिए, इसलिए हमने कैथोड का साइज छोटा रखा है जो भी ड्राई सेल बैटरी होते हैं। अब अगर मैंने यहाँ पे एनोड का साइज बड़ा रखा हुआ है तो उस एनोड पे कम स्ट्रेस होगा इस कॉपर की डिमांड का, कॉपर की जो डिमांड है वो थोड़ी कम होगी क्योंकि इसके पास कम सरफेस एरिया है। तो इस कंडीशन में कोरोजन लेस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? यहाँ पे क्योंकि कैथोड के पास ज्यादा सरफेस एरिया था, ज्यादा Cu+2 आयन आके इसके पास जुड़ सकते थे, तो इसका जो चार्ज की डिमांड है, इलेक्ट्रॉन की जो डिमांड है वो तेजी से बढ़ रही थी। ठीक है, लेकिन जिंक की जो डिमांड है वो इतना तेजी से नहीं बढ़ेगी। जिंक को इस डिमांड को पूरा करने के लिए ज्यादा तेजी से रिएक्शन करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे कोरोजन फास्ट हो जाएगा। इस केस में क्या हो रहा है, कॉपर की डिमांड कम है तो यहाँ पे मान लीजिए कि जो चार्ज है वो इतना ज्यादा जल्दी से कम, प्लस चार्ज जो है वो उतना ज्यादा तेजी से नहीं बन रहा है, तो इस रिएक्शन का जो रेट है, यहाँ जो रेट ऑफ रिएक्शन है Zn से Zn+2 का, वो स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, रिलेटिव एरिया ऑफ कैथोड एंड एनोड अगर हम देखें किसी भी बैटरी में कोरोजन करने के लिए, कैथोड का साइज जो है वो स्मॉल होना चाहिए। द साइज ऑफ कैथोड मस्ट बी स्मॉलर देन एनोड which create less stress on anodic part and hence less corrosion। ठीक है, तो कैथोड का साइज छोटा होना चाहिए, एनोड का साइज बड़ा होना चाहिए, जिससे कि एनोड पे कम स्ट्रेस हो, कम तेज रिएक्शन चले, यानी रेट ऑफ रिएक्शन उसका स्लो हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट। सर आपने बताया सर, हाँ हम पूछो। सर आपने बताया कि कैथोड की डिमांड होनी चाहिए, तो सर एनोड की भी तो डिमांड होनी चाहिए। हाँ, एनोड भी देखो तो कंसीडर कर सकते हैं। देखो मैंने क्या बताया, कोरोजन किसका होता है, एनोड का, है ना। अब यस सर। अगर एनोड की रिएक्शन फास्ट रेट पे हो रही है, अगर एनोड की रिएक्शन फास्ट रेट पे हो रही है तो तेज कोरोजन होगा। ठीक है, अभी तो हम कोरोजन के फैक्टर्स अफेक्टिंग पूछ रहे हैं ना, तो हमने ये बताया कि हमारी जो डिमांड है वो ये है कि बैटरी का जो मैं एग्जांपल दे रहा था, शायद आप उसके लिए कह रहे हो, जो इलेक्ट्रॉन का ज्यादा से ज्यादा कंजप्शन हो, जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम हो, वो कहाँ पे होने चाहिए इलेक्ट्रॉन कंज्यूम, इन द सर्किट। ठीक है, जो करंट है वो कहाँ पे कंज्यूम होना चाहिए, जो पूरा सर्किट ये बना हुआ है। अगर वो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे जाके इस कैथोड पे ही कंज्यूम हो जा रहे हैं तो हमारा बैटरी बनाने का इतना टारगेट पूरा नहीं होगा। तो हमने क्या किया, एक बैटरी में पूरा इतना बड़ा जो कैबिनेट था वो तो एनोड का बना दिया है, जिससे कि ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो। ठीक है, और सर्किट की जो डिमांड है उसे वो पूरा कर पाए। लेकिन जो कैथोड है उसका साइज हमने छोटे से छोटा रखा है। कई बार तो हम देखते हैं ट्राई सेल में केवल एक डॉट के फॉर्म में ही केवल कैथोड होता है और बाकी पूरा जो सेल है वो एनोड का बना होता है। तो वो तो चीज हमारी समझ में आ गई है।
अब अगर मैं यहाँ पे कोरोजन को कम करना चाह रहा हूं तो उसके लिए भी मैंने समझाया कि अगर कैथोड का साइज ज्यादा बड़ा है तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा आयन जो है वो आके डिपॉजिट होंगे। अब कैथोड का साइज अगर बड़ा है और एनोड का साइज छोटा है तो इस एनोड पे जो रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो फास्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर स्लो भी रेट ऑफ रिएक्शन हो तो क्योंकि ज्यादा सरफेस एरिया है, ज्यादा जगह है इसके पास, तो धीमे रेट पे रिएक्शन करने से भी यहाँ पे काम चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसकी जो डिमांड है उसे पूरी करने के लिए इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फास्ट हो जाएगा। अब फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन है तो इसका मतलब कोरोजन भी फास्ट हो जा रहा है। तो इसलिए एनोड का साइज, अगर हमें कोरोजन कम करना है तो एनोड का साइज बड़ा रखो जिससे कि इसका सरफेस एरिया ज्यादा रहे और धीरे धीरे करके रिएक्शन हो। स्लो रेट ऑफ रिएक्शन से कोरोजन होगा तो वो हमें इतना जल्दी विजुअलाइज नहीं होगा। ठीक है, आपका मैं शायद समझ पा रहा हूँ क्वेश्चन कि आप ये कहना चाह रहे हो कि कोरोजन तो यहाँ भी उतना ही हो रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पास इतनी बड़ी प्लेट है उस पे कोरोजन हो तो वो इतना तेजी से दिखाई नहीं देगा एज कंपेयर टू मैंने एक छोटी सी प्लेट या एक आलपिन लेके उसका जिंक बना के मैं उसे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, एक जिंक की आलपिन लेके उससे मैंने एनोड यूज किया एज कंपेयर टू एक प्लेट, तो इस आलपिन के अंदर कोरोजन होता हुआ जल्दी दिखाई देगा और इस प्लेट के अंदर कम आसानी से विजुअलाइज होगा। ठीक है, तो इसलिए हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एनोड का साइज बड़ा रखने से कोरोजन उसका कम स्पीड पे होता है क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा स्लो हो जाएगा। ठीक है, कैथोड का साइज अगर छोटा रहेगा तो। ठीक है सर। तो दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एनवायरमेंट, तो इसको हम सीधे पढ़ लेते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे आप सबने पढ़ा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर पे, तो कोरोजन का रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो कोरोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज्यादा ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उतना ही ज्यादा कोरोजन होता है, तो कोरोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। इम्प्योरिटीज की हम पहले ही बात कर चुके हैं, जितनी ज्यादा इम्प्योरिटी होंगी उतना ही ज्यादा कोरोजन होगा। पीएच की अगर बात करें तो एसिडिक मीडियम में कोरोजन ज्यादा होता है। ठीक है, एसिडिक मीडियम में कोरोजन ज्यादा होगा। तो एसिडिक मीडियम कब होगा? जब पीएच 7 से कम होगा। आपको पता है 1 to 14 पीएच होता है। ठीक है, और 7 पे जाके न्यूट्रल हो जाता है। 7 से कम एसिडिक, 7 से ज्यादा बेसिक। तो जब पीएच जो है वो 7 से कम होगा तो उसे हम एसिडिक बोलते हैं। तो आपने कहा कि जैसे जैसे पीएच बढ़ेगा ऐसे ऐसे कोरोजन कम होता हुआ चला जाएगा, और जैसे जैसे पीएच कम होगा ऐसे ऐसे कोरोजन बढ़ता चला जाएगा। तो आप कहने का मतलब यही है कि पीएच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कोरोजन। तो इस तरह से फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन अगर 5 मार्क्स में आते हैं तो आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को कवर कर पाएंगे। नेक्स्ट है थ्योरीज ऑफ कोरोजन। यहाँ पे 3 थ्योरी दी गई हैं, एसिड थ्योरी, ड्राई थ्योरी और वेट थ्योरी, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल वेट थ्योरी है जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन बोलते हैं। तो मैं बहुत जल्दी से समझा देता हूँ एसिड थ्योरी और ड्राई थ्योरी के बारे में भी। तो एसिड थ्योरी के अंदर कहा है बाय द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूड एक्शन ऑफ O2, CO2 एंड मॉइस्चर फॉर्मिंग एसिड्स इन एटमॉस्फेयर। आपको पता है O2, CO2 और वाटर मिलके कार्बामिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, वैसे तो O2 की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे, H2CO3 यानी कार्बामिक एसिड बनता है। आप लोगों ने साथ ही साथ ये भी पढ़ा होगा सल्फर के ऑक्साइड्स जो हैं, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, सल्फर ट्राइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाते हैं और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। सेम ऐसे ही ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन जो है वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके एटमॉस्फेयर में नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। और एक टर्म आप लोगों ने एनवायरमेंटल साइंस एक सब्जेक्ट होता था उसके अंदर पढ़ी होगी, एसिड रेन, है ना? एसिड रेन टर्म पढ़ी होगी। तो एसिड रेन के पीछे यही बताते थे कि जब एटमॉस्फेयर में ज्यादा पॉल्यूटेंट्स हो जाते हैं तो वो पॉल्यूटेंट मॉइस्चर के साथ मिलके एसिड बनाते हैं, और जब वो एसिड रेन के साथ गिरते हैं तो उसे एसिड रेन बोलते हैं। और इस एसिड रेन के पीएच कई बार 3 भी कंसीडर की गई है, यानी इतना एसिडिक हो जाता है कि पीएच 3 तक पहुंच जाती है, जबकि रेन की पीएच 7 होना चाहिए। तो इस थ्योरी ने ये कहा कि जब ऐसे एसिड बन जाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में और ये किसी मेटल के ऊपर जाके गिरते हैं तो वहां पे कोरोजन इनिशिएट करेंगे। तो एसिड थ्योरी का बेसिक केवल इतना ही है,
दूसरा है डायरेक्ट केमिकल अटैक थ्योरी और ड्राई थ्योरी। ये थ्योरी ये कहती है कि अभी तक जो हम बात करते हैं, जैसे वेट थ्योरी भी नाम आपने पढ़ा, वेट थ्योरी जब मैंने कहा तो वेट का मतलब गीला कब होगा, जब वहां पे मॉइस्चर रहेगी, ठीक है। एसिड थ्योरी के अंदर भी इन्होंने क्या कहा कि मॉइस्चर के साथ रिएक्शन होगी तब जाके एसिड बनेगा। तो इन दोनों थ्योरी के अंदर मॉइस्चर की या कहें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ड्राई थ्योरी ने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि बिना मॉइस्चर के प्रेजेंट हुए ही, बिना पानी के प्रेजेंट हुए भी वहां पे कोरोजन हो सकता है। तो उसके लिए इन्होंने रीजन बताया, उसके लिए इन्होंने बताया कि हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ हेलोजेंस भी प्रेजेंट रहते हैं एज गैसेज। हेलोजन हम सबको पता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये काफी रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लोरीन और आयोडीन का ही एग्जांपल दिया है क्योंकि ये ज्यादा इजीली हमारे आसपास मिल जाते हैं। तो जब ये जो गैसेज हैं, ये ड्राई गैसेज मेटल के साथ रिएक्ट करती हैं तो वो मेटल हैलाइड बनाती हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल आप देखेंगे, जैसे गर्ल्स जो हैं वो जनरली सिल्वर के बने हुए एक सैंपल टाइप पायल जिसे हम बोलते हैं उसे पैरों में पहनते हैं। तो जब वो खरीद के लाते हैं तो वो तो काफी शाइन करता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि उसके जो ग्रूव्स हैं, यानी जहां पे थोड़ा वो खांचे से बने हुए हैं, वहां पे एक ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट जमा हो जाता है। अब वो ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट क्या है, हम सबको ये पता है कि जब हम नहाते हैं या कहीं भी कुछ घर पे काम करते हैं तो उसमें NaCl जो है, NaCl एक कॉमन सॉल्ट है जो इजीली हमारे पानी में, कई जगह पे तो खारा पानी हम लोग बोलते हैं, तो वो जनरली NaCl का अमाउंट ज्यादा होता है। तो उस NaCl में Cl- आयन प्रेजेंट होते हैं हमारे पानी में, जो सिल्वर के साथ रिएक्ट करके AgCl बनाते हैं। आप सबको याद आ रहा होगा जब हम टेस्ट करते थे क्लोराइड का, हेलोजन का जब टेस्ट करते थे तो एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता था सिल्वर क्लोराइड का, ठीक है। लेकिन उस प्रेसिपिटेट को आपने अगर देखा हो तो सिल्वर क्लोराइड का जो प्रेसिपिटेट है वो कुछ टाइम रखे रहने पे ऑक्सीडाइज हो जाता था और ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता था, ठीक है। तो सिल्वर क्लोराइड का वैसे तो व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, लेकिन फर्दर ऑक्सीडेशन से ये ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि जहां पे ग्रुप्स हैं केवल वहां पे कोरोजन हो रहा है, बाकी जगह पे कोरोजन नहीं हो रहा है। बेसिकली होता ये है कि जब हम डेली नहाते हैं तो नहाने में जो ज्वेलरी का पार्ट ऊपर की तरफ है, यानी जो खांचे नहीं है, उस पार्ट में डेली क्लीनिंग हो जाती है, यानी हम जब नहाते हैं तो उससे वो वॉश हो जाता है वो एरिया, जिसकी वजह से वहां पे कोरोजन हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो मैंने एग्जांपल दिया है क्लोराइड आयन की वजह से, लेकिन अगर ये हैलोजेंस ही होंगे यानी गैसेस की फॉर्म में ही प्रेजेंट होगा तो वो भी इसी तरह से कोरोजन करेगा, ऐसा इस थ्योरी ने कहा था, ठीक है। अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो है वेट थ्योरी। तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी और वेट थ्योरी। जैसा हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी मतलब ये थ्योरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ही रिलेटेड है। जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अभी तक हम पढ़ रहे थे उसी के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जो कोरोजन हो रहा है उसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन बोल रहे हैं, ठीक है। अब इस थ्योरी ने जो कॉन्सेप्ट दिए, इसने कहा कि नर्स थ्योरी के बेसिस पे ऑल मेटल्स हैव टेंडेंसी टू पास इनटू इट्स ओन सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी इसने कहा कि हर मेटल की टेंडेंसी होती है कि जब मैं उसे उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में डालूं तो उसमें वो डिजॉल्व होना शुरू हो जाए। तो ये चीज हमें कुछ मेटल के लिए तो सही सुनाई देती लग रही है कि अगर जिंक को मैं जिंक सल्फेट के अंदर डालूंगा तो वो डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। Zn से Zn+2 आयन बनेंगे और उस फॉर्म में वो बाहर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये चीज मुझे कुछ मेटल्स के लिए गलत भी लगती है, जैसे कॉपर को अगर मैं कॉपर सल्फेट में डालूं तो वो डिजॉल्व नहीं हो रहा है, वो तो डिपॉजिट हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम लेके चलूं, ठीक है, कॉपर से को अगर मैंने सिल्वर के साथ कनेक्ट कर दिया, क्योंकि सिल्वर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर से ज्यादा है, तो उस केस में क्या हुआ, कॉपर भी डिजॉल्व होना शुरू हो गया, ठीक है। अब सिल्वर के अगर मैं रिएक्शन कराऊं, किसी इलेक्ट्रोड को लूं जो लिथियम का हो या मान लीजिए पोटेशियम का हो या किसी और मेटल पॉजिटिवली चार्ज मेटल का हो, तो उस केस में उसका भी कोरोजन होना शुरू हो जाएगा, यानी वो भी डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं लिथियम की ही, अगर लिथियम के ही इलेक्ट्रोड को किसी एक ऐसे बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया जाए जो और भी ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज हो, उसके पॉजिटिवली चार्ज पोल से अगर हम कनेक्ट कर दें तो उसमें भी यही रिएक्शन होना शुरू हो जाएगी। यानी मोर और लेस
हर मेटल की ये टेंडेंसी है कि वो अपने ही सॉल्ट सॉल्यूशन में डिजोल्व होता है। तो ऐसा नहीं है कि लिथियम के अंदर बहुत तेजी से कोरोजन होना शुरू हो जाएगा, हो सकता है कि उसके अंदर कोरोजन का रेट काफी कम हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी मेटल ऐसा हो जो अपने सॉल्ट सॉल्यूशन में डिजोल्व ही ना हो। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि हर मेटल की टेंडेंसी होती है कि अपने सॉल्ट सॉल्यूशन में डिजोल्व हो सके। जिनकी टेंडेंसी ज्यादा है वो तेजी से कोरोइड होते हैं, जिनकी टेंडेंसी थोड़ा कम है, लो है, वो धीरे धीरे कोरोइड होते हैं। तो कोरोजन जो है वो इनमें से किसी एक कंडीशन में होगा। पहली कंडीशन है व्हेन टू डिसिमिलर मेटल और एलॉय आर इन कांटेक्ट ऑफ ईच अदर। तो पहली कंडीशन क्या हो गई, जब दो डिसिमिलर मेटल यानी दो अलग अलग मेटल या एलॉय एक दूसरे के कांटेक्ट में है। अगर कोई अकेला मेटल है तो वो तो केवल अपने सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके एक चार्ज जो डेवलप होना है वो डेवलप करा के वहां पे रुक जाएगी उसकी रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, वो जो रिएक्शन हो रही थी कोरोजन की वो बंद हो जाएगी। लेकिन अगर दो अलग अलग मेटल हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो किसी एक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा, किसी एक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा। तो जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है वो कैथोड बन जाएगा, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है वो एनोड बन जाएगा, और जो भी एनोड है उस पर कोरोजन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहली कंडीशन जब भी दो अलग अलग मेटल एक दूसरे के कांटेक्ट में है। दूसरा, व्हेन ए कंडक्टिंग लिक्विड इज इन कांटेक्ट विद मेटल। अगर कोई एक कंडक्टिंग लिक्विड मेटल के कांटेक्ट में है, ठीक है, कंडक्टिंग लिक्विड का मतलब जैसे हम सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं वाटर, जो एक्चुअल में तो इंसुलेटर होता है, लेकिन अगर उसमें एक या दो ड्रॉप एसिड या एल्कली की ऐड कर दें तो आयनाइज हो जाता है और वो फिर कंडक्शन करना शुरू कर देता है। तो इसे आप समझ रहे हैं, व्हेन ए कंडक्टिंग लिक्विड इज इन कांटेक्ट विद मेटल। मैंने मान के चला कि ये दोनों मेटल जो हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, यहाँ पे एक मेटल है और यहाँ पे एक मेटल है। ठीक है, अब इस मेटल से जो भी इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, तो अगर यहाँ पे कोई कंडक्टिंग लिक्विड फिल्ड हो, इनके बीच में एक कंडक्टिंग लिक्विड फिल्ड हो, तो ये जो कंडक्टिंग लिक्विड है ये वायर की तरह काम करना शुरू कर देगा। यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है उन्हें रिसीव करेगा और धीरे धीरे करके कैरी करके यहाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिमांड है, यहाँ पे पहुंचाना शुरू कर देगा। तो अगर एक कंडक्टिंग लिक्विड यहाँ पे कांटेक्ट में है मेटल के, तो उस केस में भी कोरोजन होता है, जबकि दोनों मेटल एक दूसरे के बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। तो पहली कंडीशन, जब दो डिसिमिलर मेटल कांटेक्ट में है तो वो तो टच करने चाहिए उस टाइम पे। तो जब वो टच कर रहे होंगे तो वहां पे कोई एक कैथोड बन जाएगा, कोई एक एनोड बन जाएगा। लेकिन दूसरी कंडीशन है, जब एक कंडक्टिंग लिक्विड मेटल के कांटेक्ट में है तो मेटल एक दूसरे के कांटेक्ट में ना होते हुए भी वो कोई ऐसा मेटल ढूंढ देगा जिसको कोरोजन, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उससे ज्यादा हो, और उस केस में वो कोरोजन इनिशिएट कर देगा। ठीक है, अब कोरोजन क्यों होता है? कोरोजन अकर्स ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ सेपरेट एनोडिक एंड कैथोडिक एरिया। एनोडिक और कैथोडिक एरिया बनेंगे, और कोरोजन कहां पे होगा? एट एनोड। कोरोजन ऑलवेज अकर्स एट एनोड। अब देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। पहले कहेगा व्हाट इज कोरोजन, तो डेफिनेशन आपको कोरोजन की देनी पड़ेगी। फिर आपसे कहेगा एक्सप्लेन इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन। तो इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन में आपने ये बेसिक कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन केवल इतना बताने से आपके 10 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, ये तो थ्योरी हो गई इसकी। अब इस थ्योरी को आपको एक एग्जाम्पल से समझाना भी पड़ेगा। अब एग्जाम्पल ले रहे हैं हम रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, कोरोजन ऑफ आयरन। ठीक है, कोरोजन ऑफ आयरन हम लोग बहुत ज्यादा देखते हैं अपने चारों तरफ, क्योंकि उसके लिए उसके साथ एक डिसएडवांटेज ये है कि अभी तक जो हम बात कर रहे थे कि दो डिसिमिलर मेटल के कांटेक्ट में होना जरूरी है या एक कंडक्टिंग लिक्विड का होना जरूरी है, वो चीजें आयरन के साथ नहीं है। अब देखिए, अगर हम एक आयरन एज में रह रहे हैं, सब चीजें हमने आयरन की बना दी, तो वहां पे दो डिसिमिलर मेटल के कांटेक्ट में आने के जो चांसेस हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। ठीक है, जब भी सारी चीजें आयरन की बनी हुई हैं, सारे मटेरियल हमने आयरन के बना दिए हैं, तो दो डिसिमिलर मेटल आसानी से नहीं मिलने चाहिए। लेकिन आयरन का फिर भी हम बहुत ज्यादा कोरोजन देखते हैं। तो उसका रीजन ये है कि आयरन के लिए वाटर की जो ड्रॉप है, वाटर जो है वही एज कैथोड काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, यानी आयरन से ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाटर की ड्रॉप का भी है। तो वो जो
वाटर की ड्रॉप है वही एज कैथोड काम करना शुरू कर देती है, आयरन एज एनोड काम करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे दो तरह की रिएक्शन होंगी, एक तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दूसरी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मॉइस्चर तो प्रेजेंट होगा ही, ठीक है, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो भी सकती है, एब्सेंट भी हो सकती है, लेकिन मॉइस्चर तो प्रेजेंट होगी ही, क्योंकि वेट थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो मॉइस्चर से रिलेटेड ही है। यानी वेट थ्योरी या इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी के लिए मॉइस्चर या पानी का होना जरूरी है कोरोजन कराने के लिए। तो एनोड पे जो रिएक्शन होगी, आयरन की एनोड पे रिएक्शन क्या होगी, Fe से Fe+2 आयन निकले और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएं, ठीक है। कैथोड पे जो रिएक्शन है वो दो तरह की हो सकती है, एक तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वहां पे 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, 2H2O प्लस O2 मिलके 4OH माइनस बनेंगे और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज देंगे। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो मैकेनिज्म है उसे हम ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म भी बोलते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आता है, एक्सप्लेन द रस्टिंग ऑफ आयरन विद ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म, ठीक है। तो ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म कुछ अलग से आपको नहीं लिखना है, आपको आंसर सेम वही लिखना है, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन आप स्टार्ट कर देंगे और यहाँ पे आके बता देंगे दिस इज ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म, ठीक है। दूसरा है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या होगा, H2O 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलना शुरू हो जाती है और 2OH माइनस। इस रिएक्शन को हम इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बोलते हैं और इस मैकेनिज्म को हाइड्रोजन इवोल्यूशन मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन का, वो व्हाट इज कोरोजन, एक्सप्लेन रस्टिंग ऑफ आयरन विद ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म एंड हाइड्रोजन इवोल्यूशन मैकेनिज्म, ऐसे भी पूछ सकता है। एक्सप्लेन रस्टिंग ऑफ आयरन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे भी पूछ सकता है। एक्सप्लेन इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन, एक्सप्लेन रस्टिंग ऑफ आयरन विद द मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, ऐसे भी पूछ सकता है। तो कैसे भी क्वेश्चन ये आ सकता है, आपको केवल ये ध्यान रखना है जहां भी कोरोजन वर्ड दिखाई दे जाए आपका आंसर सेम ही होगा, क्योंकि आपके सिलेबस में केवल वेट थ्योरी ही है। अब एक डायग्राम के फॉर्म में, जैसे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट कहां से होगी, ये मैंने एक मेटल बनाया, उसमें एक पिट था, यानी एक कोई गड्ढा था जहां पे आके वाटर की ड्रॉप रिटेन करेगी। अब देखिए, अगर मेटल की सरफेस स्मूथ है तो उसके ऊपर वाटर रिटेन नहीं करेगा, कोरोजन वाटर तभी करेगा जब वो वहां पे आके रुक सकता है, जब वो वहां पे आके रिटेन करेगा तभी वो कोरोजन कर पाएगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे कहा कि एक पिट का होना जरूरी है, कोई एक डेंट, कॉर्नर या पिट होना चाहिए जहां पे आके वो वाटर की ड्रॉप रुकेगी। साथ ही साथ एयर के कांटेक्ट में है, तो एयर के कांटेक्ट में वाटर तो यहाँ पे था ही, एयर के कांटेक्ट में होने की वजह से ऑक्सीजन भी आ जाती है। तो यहाँ पे जो कोरोजन होगा, एनोडिक एरिया में Fe से Fe+2 आयन बनेंगे और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाके रिसीव होना शुरू हो जाएंगे। ऑक्सीजन एयर से आई, वाटर यहाँ पे था ही 4OH माइनस, और इसकी वजह से यहाँ कोरोजन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म की रिएक्शन हमने लिख दी है, सेम ऐसे ही डायग्राम हम लोग बना देते हैं। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन इवोल्यूशन मैकेनिज्म है। इसके अंदर हमने क्या दिखाया है, दो आयरन के ब्लॉक हैं जो दोनों एक दूसरे के पास पास जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एयर तो नहीं जा पा रही है इन दोनों के बीच में, इस एरिया में एयर तो नहीं जा पा रही है, लेकिन वाटर जो है वो सीपेज के थ्रू, यानी धीरे धीरे रिस रिस के वाटर यहाँ अंदर तक पहुंच जाता है। इसका एग्जाम्पल आप समझेंगे, आप लोगों ने कभी अपने बाइक के सॉकर्स जो है उनके रिपेयर कराया होगा, तो बाइक के जो सॉकर हैं उनमें ऑयल भी भरा रहता है, ठीक है, और साथ ही साथ वहां पे गैस्केट भी लगी रहती है, यानी ऊपर की तरफ एक वाल्व लगा रहता है जिससे कि पानी उसमें एंटर ना करे। अब सर्विस कराने की जनरली जरूरत तब पड़ती है जब उसका वो ऑयल निकल जाता है, ठीक है। अब उस जगह में गैस्केट भी लगी हुई है, ठीक है, और वाल्व भी लगा हुआ है, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि जब उसमें दोनों रॉड्स को निकाला जाता है, सॉकर के अंदर जो दो रॉड रहते हैं, ठीक है, उन दोनों को जब निकाला जाता है तो उनमें बहुत ज्यादा कोरोजन हुआ दिखता है, ठीक है, और वो काले रंग की रॉड हमें दिखाई देती हैं। तो उसका रीजन आप समझ पाएंगे, उसके अंदर कई बार पानी भी भरा हुआ दिखता है, ठीक है। तो जब पानी जो है वो धीरे धीरे रिस रिस के, जहां पे एयर भी नहीं पहुंच पाती वहां भी वाटर जो है वो धीरे धीरे सीपेज के थ्रू अंदर पहुंच जाता है,
और इस वाटर के साथ ये रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अब ये तो हमें समझ में आ रहा है कि ज्यादातर जो हमें कॉर्जन देखने को मिलता है वो यही कॉर्जन है जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। ये जो कॉर्जन है ये हमें इजीली दिखाई नहीं देगा, लेकिन वेट थ्योरी के अकॉर्डिंग इसके थ्रू भी कॉर्जन होता है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो, मॉइस्चर प्रेजेंट हो, तो वहां पे कॉर्जन नहीं होगा। रेट ऑफ कॉर्जन इसका कम है, लेकिन कॉर्जन होता है। आपका अगर 10 मार्क्स में क्वेश्चन है रस्टिंग ऑफ आयरन से रिलेटेड, तो आपको यहां तक आंसर करना है। ठीक है, इस पार्ट तक जाके आप आंसर करके आएंगे। बीच में फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉर्जन आपको देने की जरूरत नहीं है जब तक वो पूछ नहीं रहा है। आपको केवल कॉर्जन की डेफिनेशन देना है, उसके बाद आप इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कॉर्जन को यहां तक आके एक्सप्लेन करेंगे डायग्राम के साथ। अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। ठीक है, तो रस्ट का फॉर्मूला इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड है तो उस केस में देखिए Fe+2 आयन कहां से बन रहे थे, एनोड से। ठीक है, कैथोड से क्या बन रहा है, OH- आयन। तो Fe+2 आयन और OH- आयन आपस में कंबाइन करके फेरस हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। Fe+2 फेरस होता है, तो फेरस हाइड्रोक्साइड बनेगा। फेरस हाइड्रोक्साइड अनस्टेबल होता है, तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू फेरस ऑक्साइड में और H2O में। अब फेरस ऑक्साइड जो है उसका कलर ब्लैक होता है, तो यहाँ पे ब्लैक कलर की रस्ट दिखाई देगी, जबकि जनरली हम लोगों ने रस्ट का कलर क्या देखा है, ब्राउन। ठीक, अब एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो जनरली हम लोग देखते हैं, हमारे चारों तरफ एयर काफी अमाउंट में प्रेजेंट है और एयर में ऑक्सीजन भी है, तो उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। तो Fe+2 आयन पहले तो क्या करते हैं, Fe+3 में फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, यानी एक बार तो ऑक्सीडेशन होगा Fe से Fe+2 में। अब जब ऊपर वाली सरफेस पे सारे Fe+2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, फर्दर और ऑक्सीडेशन होगा, तो वो, हाँ अनी से बिल्कुल सही, फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो वो Fe+2 आयन Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये Fe+3 आयन 3OH- के साथ रिएक्ट करके फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाता है। फेरिक हाइड्रोक्साइड अगेन अनस्टेबल होता है और ये फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड का कलर रेड या कहें ब्राउन होता है, तो इसे हम रेड रस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अब इस रिएक्शन को मुझे कंप्लीट करना है। ठीक है, क्यों करना है, देखिए Fe से आगे अगर बनेगा तो FeOH का होल थ्राइस बनेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसे FeOH का होल थ्राइस लिख लेता हूं, अब मुझे Fe2O3 बनाना है। ठीक है, तो Fe2O3 बनाने के लिए यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना मुझे। ठीक, तो Fe2O3 में अब यहाँ पे 2 Fe तो यूज हो गए, ऑक्सीजन कितने यूज हो रहे हैं, 3। ठीक है, अब यहाँ पे कितने ऑक्सीजन बचे रह गए, कितने हाइड्रोजन बचे रह गए, इस OH में से 6 ऑक्सीजन और 6 हाइड्रोजन थे ना, यहाँ 2 × 3, 6 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन, तो 3 तो ऑक्सीजन यहाँ यूज हो गए। ठीक है, तो 3 ऑक्सीजन और 6 हाइड्रोजन बचे रह गए, मतलब 3H2O। ठीक है, तो मुझे ये पता करना है कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू क्या है, 3H2O। अब पहले क्वेश्चन का आंसर हम करते हैं। मान लीजिए एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और उसके अंदर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। पहला ऑप्शन FeOH का होल ट्वाइस, दूसरा ऑप्शन FeO.XH2O, तीसरा ऑप्शन FeOH का होल थ्राइस और चौथा ऑप्शन Fe2O3.XH2O। तो इन चारों में से बेस्ट आंसर आपको सेलेक्ट करना होता है। कोई ऐसा नहीं करेगा कि ब्लैक रस्ट जो है उसके फॉर्मूले पे टिक करके आ जाए। जो सही फॉर्मूला है वो Fe2O3 वाला ही फॉर्मूला हमें सही करके आना है, क्योंकि मैक्सिमम जो रस्ट मिलती है वो Fe2O3 की फॉर्म में मिलती है। ठीक है, तो रस्ट का जो आंसर होगा वो Fe2O3 होगा। अब एक क्वेश्चन में यहाँ पे आपको देना चाह रहा हूं, क्वेश्चन है हाउ मच रस्ट विल फॉर्म। एक बार एग्जाम में 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, हाउ मच रस्ट विल फॉर्म बाय कंप्लीट रस्टिंग ऑफ 100 kg आयरन। ठीक है, तो जब ये क्वेश्चन एक ही बार सेमेस्टर एग्जाम में आया है, 7 मार्क्स में क्वेश्चन आया है
और इतना तो श्योर है कि हमने ये क्वेश्चन कराया नहीं होगा उससे पहले कभी से क्लास में, लेकिन फिर भी हमारी ये एक्सपेक्टेशन थी कि स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। हमने पूछा कि कितना रस्ट बनेगा 100 kg आयरन के कंप्लीटली रस्ट होने से। तो अगर मैं इस रिएक्शन को कंप्लीट करूं तो Fe से 2 मोल ऑफ Fe से Fe2O3 रस्ट का फॉर्मूला है, ठीक है, Fe2O3 डॉट 3H2O, ठीक है, ये रस्ट का फॉर्मूला हो गया। तो अब यहां पे हम मोल्स कंपेयर कर सकते हैं। आयरन का एटॉमिक वेट 56 है ना, तो 56 इंटू 2 कितना हो गया 112, ठीक है। तो 112 अगर ग्राम आयरन है तो उससे रस्ट कितना बनेगा, कैलकुलेट करके बताएंगे कोई? शायद सबके मोबाइल फोन बिजी हैं। 56 इंटू 2 प्लस 48 हो गया ऑक्सीजन का 179 सर। 179 नहीं, 18 हाइड्रोजन H2O का है, H2O भी जोड़ने हैं। 54 214 आ रहा है बेटा। हाँ चैट पे भी कुछ दिया है, हाँ 214, वेरी गुड, ठीक है। Fe2 56 इंटू 2 56 इंटू 2 किया मैंने, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का 16 है, 16 इंटू 3 हो गया 48, ठीक है, प्लस वाटर का H2O का हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 है, 2 हाइड्रोजन है, तो टोटल 18 हो गया, 18 इंटू 3 54। तो ऐसे अगर हम देखेंगे तो 214 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन भी मैं लिख के दे देता हूं यहाँ पे आपको, हाउ मच रस्ट will form by complete rusting of 100 kg iron, ठीक है। तो अब आपको ये निकालना है कि 100 किलो आयरन से कितना रस्ट का फॉर्मेशन होगा। तो 112 ग्राम से 214 ग्राम बनेगा, ठीक है। इस तरह से हम मोलर क्वांटिटी को तो कंपेयर कर ही सकते हैं। 112 ग्राम से 114 ग्राम बनेगा रस्ट का फॉर्मेशन। तो 112 ग्राम से 114 ग्राम, 1 ग्राम से 214 डिवाइडेड बाई 112 ग्राम, 2 ग्राम, ठीक है। अब उसके आगे हम पहुंचते हैं 100 kg पे, ठीक है। अब या तो मैं बेटा इसे 100 kg को ग्राम में कन्वर्ट कर लूं 100 इंटू 1000 करके, या मैं सीधे इस आंसर को kg में निकाल दूं 100 इंटू 214 अपॉन 112, ठीक है। तो सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार। अब ये जो आंसर होगा वो सीधे केजी में आ गया है, तो ये हुआ 191.07 kg। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर निकलेगा आपका 191.07 kg, इतना रस्ट का फॉर्मेशन होगा। आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और जैसा आप देख पा रहे होंगे कितना छोटा क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन केवल 3 लाइन का है, केवल बशर्ते हमें आयरन का वेट पता हो, ठीक है। आयरन का एटॉमिक वेट अगर हमें पता है तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में अब तो हमें आयरन का वेट भी पता होगा, क्योंकि हमें कोरोजन के जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर हमें ये सॉल्व करना जरूरी है, ठीक है। कोरोजन के अंदर तो आयरन का लाइम सोडा के जो क्वेश्चन है उनके अंदर तो आयरन का वेट हम यूज करते ही हैं। बिल्कुल सही, सभी लोगों का सही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में एक बार पूछा गया है, और उस टाइम पे 70 मार्क्स का पेपर होता था, तो उसमें से 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। यानी जैसे अभी 100 मार्क्स का अगर पेपर है तो उसमें ये क्वेश्चन जो होगा वो एक तरह से ये मान लीजिए आप 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है।
तो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आज के टॉपिक्स में? चलिए अब इसके आगे हम कोरोजन के प्रिवेंशन के मेथड पढ़ेंगे। कोरोजन को कैसे हम रोक सकते हैं, उसके लिए जो मेथड्स हैं उनको हम पढ़ेंगे। क्विज के आंसर्स हम देख लेते हैं। व्हाट इज कोरोजन? हम जानते हैं डिके ऑफ मेटल बाय इट्स एनवायरनमेंट इज कॉल्ड कोरोजन। किस कंडीशन में कोरोजन होगा? वेट कोरोजन, व्हेन टू डिसिमिलर मेटल आर इन कांटेक्ट ऑफ ईच अदर। और दूसरा है व्हेन ए कंडक्टिंग लिक्विड इज इन कांटेक्ट विद मेटल। कोरोजन अकर्स एट एनोड या कैथोड। एनोड पे कोरोजन होता है। वेट थ्योरी ऑफ कोरोजन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन। ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन, वापस से वही चीजें पूछ ली हैं जो पहले हम लोगों ने पढ़ी थी। फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन के ऑन द बेसिस ऑफ मेटल, तो उसके अंदर पोजीशन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो जाएगा। ठीक है। प्योरिटी ऑफ मेटल हो जाएगा, रिलेटिव एरिया ऑफ कैथोड एंड एनोड हो जाएगा, और ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरनमेंट जिसमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और पीएच होगा। ठीक, चलिए तो सर एक बार बैक स्लाइड खोल दीजिए। ओके, जिसमें क्वेश्चन लगवाए थे। क्वेश्चन बेटा इसी पे लिख दिया था मैंने, वो क्लियर हो करके ही मैंने ये दिखाया। क्वेश्चन मैंने इस पे भेज दिया है आपको, ठीक है ना? आप वो तो याद ही है ना आपको, रस्ट का जो फॉर्मूला है वो Fe2O3.3H2O है। ठीक है, उससे आप सॉल्व कर लीजिएगा। और क्वेश्चन मैंने लिख के इसमें चैट में भेज रखा है आपको। ठीक है, हाउ मच रस्ट विल फॉर्म बाय कंप्लीट रस्टिंग ऑफ 100 kg आयरन। ठीक है, तो खुद से भी सॉल्व करके देख लीजिएगा। 100 kg की जगह पे 150 kg करके देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो सॉल्व करना आ जाना चाहिए। 214 रस्ट का वेट निकला था, 112 क्योंकि आयरन के 2 थे यहाँ पे, तो इसलिए 56 into 2 होके 112 से 214 ग्राम रस्ट बन रही थी। ठीक है, तो 191 आंसर आ रहा है। चलिए, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? तो नेक्स्ट हम वापस से कंटिन्यू करेंगे। जो ईसीसी के स्टूडेंट हैं वो ध्यान दें, लेक्चर एक और हम वापस कंटिन्यू करेंगे 240 से। ठीक है, जिसमें प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरोजन, कोरोजन को कैसे प्रोटेक्ट करना है उसके मेथड्स हम पढ़ेंगे। ईसीबी के भी स्टूडेंट कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये पार्ट हमने अभी तक आपका नहीं पढ़ाया था। ठीक है, चलिए वापस मिलते हैं। थैंक यू। वेलकम।